Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Today we are going to discuss a new topic, the year of depression from class 9th history chapter 3rd. आज हम हिस्ट्री चैप्टर 3rd का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, द ईयर ऑफ डिप्रेशन. यहाँ थोड़ा एरर है, इट शुड बी द ईयर ऑफ डिप्रेशन. Student, in the previous video we had discussed about the condition of Germany. There was conflict between Weimar Republic and Spartacist League. हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, कैसे जर्मनी की कंडीशन होती है, आर्थिक राजनीतिक स्थिति क्या होती है, वहाँ पे वेमार रिपब्लिक और स्पार्टसिस्ट लीग में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चलता है. वी हैड सीन दैट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जर्मनी वाज वेरी पुअर एंड द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड हैड बीन रेज्ड टू मच, है ना. जर्मनी में चीज़ों के दाम बहुत बढ़ जाते हैं और वहाँ की जो करेंसी होती है जर्मन मार्क, उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना. और एट द सेम टाइम द यूएस इंट्रोड्यूस द डेविस प्लान टू हेल्प जर्मनी विच मेड द टर्म ऑफ रिप्रेशन ईजी, है ना. उसी समय यूएस को थोड़ी दया आती है, वो डेविस प्लान जो है वो लेकर के आते हैं जर्मनी की हेल्प के लिए और कहते हैं कि भाई कंपनसेशन को बिल्कुल बंद करने से अच्छा है कि टर्म ऑफ रिप्रेशन जो है उसको थोड़ा इजी कर दिया जाए, यानी पेमेंट मोड को थोड़ा इजी कर दिया जाए. मीन्स द इकोनॉमिक रिकवरी वॉज गोइंग टू स्टार्ट, है ना. तो शुरू करते हैं. लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. Stability during 1924 to 1928 was built in sand. अब ऐसा क्यों कहा गया, बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये स्टेटमेंट है. Between the period of 1924 to 28, the economic stability was being observed in German economy, but this was only for short period, है ना. 24 से 28 तक जर्मनी की इकोनॉमी में थोड़ा सा सुधार लोग देखते हैं, लेकिन ये केवल कुछ ही समय के लिए होता है. वॉर रिप्रेशन वॉज रिड्यूस्ड बट इट डिडंट वर्क फॉर लॉन्ग टर्म. हालांकि जो वॉर रिप्रेशन था उसको कम कर दिया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता. द सिचुएशन वॉज नॉट फेवरेबल एंड द रीज़न बिहाइंड दैट वॉज जर्मन रिकवरी शॉर्ट टर्म लोन बाय यूएसए, है ना. ये जो सिचुएशन थी जर्मनी के लिए फेवरेबल नहीं थी. इसका सबसे बड़ा कारण आपको नेक्स्ट पॉइंट में मिलता है, जहाँ लिखा है जर्मन रिकवरी शॉर्ट टर्म लोन बाय यूएसए. मतलब देखिए क्वेश्चन अब ये उठता है कि व्हाई दिस इज सेड दैट स्टेबिलिटी ड्यूरिंग 1924 टू 28 वाज बिल्ट ऑन सैंड. आपने अभी ऊपर पढ़ा ना कि 1924 से 28 के बीच में जो रिकवरी हुई, जो स्टेबिलिटी आई, वो केवल सैंड पर यानी रेत पर थी. तो ऐसा क्यों कहा गया? The reason behind that, the Germany recovery depended on the short-term loan of US. क्यों? क्योंकि US लोन देता था, तब जाकर के जर्मनी जो है रिकवरी कर पा रही थी, फ्रांस को जो भी है कंपनसेशन भर पा रहा था. ठीक है, तो US लोन पर डिपेंड था जर्मनी. फिर आपने देखो नेक्स्ट पॉइंट है, बट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929. अब आप सोच रहे होगे ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है. एक्चुअली वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, है ना. दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है. और स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? मीन्स दिस इज़ अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन वेयर द शेयर्स ऑफ पब्लिक, कह सकते हैं कि वेयर द शेयर्स ऑफ कंपनी ट्रेडेड कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड, है ना. जहाँ पर कंपनीज़ जो आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने शेयर्स जो हैं वो लाती हैं, लगाती हैं, बेचती भी हैं. इसमें अलग अलग कंपनीज़ के शेयर होते हैं जिसे लोग खरीदते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इस तरह से यहाँ देश का बहुत सारा पैसा लगा होता है. और कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है ये शेयर मार्केट पर यानी स्टॉक एक्सचेंज पर डिपेंड करता है. तो इन 1929 द यूएस शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट हैड बिन क्रैश्ड. मतलब 1929 में यूएस के शेयर जो हैं वो गिरने लग जाते हैं. पीपल सोल्ड देयर शेयर फियरिंग द फॉलिंग इन द प्राइस. लोगों के मन में ये डर बैठता है कि भाई इससे पहले कि प्राइस गिर तो रहा है, अगर और ज़्यादा गिरे इससे पहले हम अपने शेयर्स जो हैं वो बेच दें, है ना. लोगों को ये डर था कि जिस तरीके से चीज़ों की कीमत गिरती जा रही है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, शेयर में लगाना पैसा नहीं चाह रहे थे. They withdrew their money from the share market, which impacted the economy of US badly, है ना. लोगों ने अपने पैसे वापस खींचना शुरू किया, जिसके कारण यूएस इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है. मतलब इकोनॉमी डिप्रेशन की ओर जाने लगती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ। देखो, यूजुअली वी एसेस द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द परफॉर्मेंस ऑफ द शेयर मार्केट, है ना। आमतौर पर हम किसी देश की इकोनॉमी को कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे चेक करते हैं, वहाँ के शेयर मार्केट से। And as I said you that people withdrew their money from share market, it badly impacted the economy of US and moved towards depression. मैंने आपको कहा ना कि जब चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, पैसे की वैल्यू कम होने लगी, तो लोगों ने शेयर से अपना पैसा जो है वो निकालना उचित समझा, जिसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है यूएसए की इकोनॉमी पे। और यूएसए जो है वो इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है, यानी आर्थिक मंदी की तरफ। जीडीपी और नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री फेल बाय हाफ, है ना। देश की जीडीपी जो रेट थी वो एकदम नीचे चली जाती है, आधे पर आ जाती है। इनकम ऑफ द कंट्री वो भी बिल्कुल कम हो जाती है। दैट्स वाई नाउ यूएसए वॉज अनेबल टू हेल्प जर्मनी इकोनॉमिकली। और इसीलिए अब यूएसए जो था वो जर्मनी की हेल्प करने में अपने आप को असक्षम महसूस कर रहा था। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट वॉज फेल्ड वर्ल्ड वाइड, यानी एज वी नो दैट इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज आर इंटर रिलेटेड, द कंट्रीज आर ग्लोबली कनेक्टेड विद ईच अदर। हम जानते हैं ना आज पूरी दुनिया ग्लोबल है ना। उस समय भी था। देखो, एक देश में कुछ हो, हम ये समझे कि हमको उसका असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसा सोचना हमारी गलती है। राजनीति भी जब बदलती है तो अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट करती है। एक देश जहाँ हो रहा है वही नहीं, ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया में, है ना। आज क्या है, देश सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इफ़ द इकोनॉमी ऑफ एनी ऑफ द कंट्रीज सफर्ड, इट क्रिएटेड द इम्पैक्ट ऑन अनदर कंट्रीज ऑल्सो, है ना। एक देश की अर्थव्यवस्था में अगर कोई बुरा परिवर्तन आता है तो बाकी देश भी उसको झेलते हैं। तो इन दिस वे द इफेक्ट वॉज फेल्ड वर्ल्ड वाइज, मीन्स ऑल द कंट्रीज सफर्ड मोर और लेस। हर देश में, हाँ, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन इफेक्ट तो सब पे पड़ रहा था। If we talk about the impact on Germany, it also suffered as its recovery was totally dependent on the loan sanctioned by USA. यूएस में आर्थिक मंदी आई तो जर्मनी पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जर्मनी तो पूरी तरीके से डिपेंड था ना यूएस के लोन पे। तो द इकोनॉमिक डिप्रेशन क्रिएट बैड इम्पैक्ट ऑन जर्मनी ऑल्सो। इस तरीके से जर्मनी पर भी अमेरिका में आई आर्थिक मंदी का बुरा असर पड़ता है। वील डिस्कस दिस नाउ, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। 24th October 13 million शेयर वर सोल्ड। देखो, ऑन 24th October 1 crore 30 lakhs यानी 13 मिलियन शेयर्स जो थे वो बेच दिए जाते हैं, वेर सोल्ड, एंड इट क्रिएट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन शेयर मार्केट और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द यूएस एंड जर्मनी। जैसे यूएस और जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन पे बुरा असर पड़ता है। द इकोनॉमी ऑफ यूएस कोलैप्स्ड, पूरी तरीके से यूएस की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाती है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक क्राइसिस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन जर्मन इकोनॉमी। देखिए, नाउ वील स्टडी दैट जब लोन मिलना बंद हो जाता है तो जर्मनी की क्या हालत होती है। इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि हाउ डिड द इकोनॉमिक क्राइसिस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन जर्मन इकोनॉमी। ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, या व्हाट वाज द इम्पैक्ट व्हेन यूएसए स्टॉप टू लोन जर्मनी। मतलब क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, कंटेंट यही होगा जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो, द इकोनॉमिक क्राइसिस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन जर्मन इकोनॉमी क्या था। In 1932, industrial production was reduced to 40%. देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था दैट वाज रिड्यूस्ड एंड विच गिव द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण क्या प्रॉब्लम आती है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है, 40% पे आ जाता है, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, लोगों की छटनी शुरू होगी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। देखिए, अबाउट 6 million people were unemployed. The workers were dismissed in large number and some were compelled to work on reduced wages. वर्कर्स के सामने दो ऑप्शन था, या तो आप हाफ वेजेस पे काम कीजिए या फिर आप काम छोड़ दीजिए, और करीब करीब 6 million लोगों को जॉब से हटाया गया, डिसमिस कर दिया गया उनकी जॉब से, और वो अनएम्प्लॉयड हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्रीज्ड। जाहिर सी बात है, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट द पीपल विल टेक अप क्रिमिनल एक्टिविटीज़,
है ना। जब ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो लोग तरह तरह के अपराध करेंगे. दे वर इन्वॉल्व इन सो मेनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़. एक्चुअली ऑल द पॉइंट्स आर रिलेटेड विद ईच अदर. हर पॉइंट देखो एक दूसरे से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है. लॉ एंड ऑर्डर वॉज डिस्टर्ब एंड पीपल बिकम एग्रेसिव. दे यूज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट. लोग एग्रेसिव हो गए और सरकार के बिल्कुल खिलाफ प्रदर्शन करने लगे. फिर है फॉलिंग वैल्यू ऑफ करेंसी. इनकम एंड सेविंग ऑफ द पीपल डिमिनिस्ड. देखिए द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क यानी वहाँ की जो करेंसी थी दैट हैड बीन डिक्रीज्ड. उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई ड्यू टू डिप्रेशन सो दैट सेविंग ऑफ द पीपल वेर डिमिनिस्ड. यानी लोग जो अब तक पैसे बचा बचा के रखे थे, जब पैसे की वैल्यू ही कम हो गई तो जो उन्होंने शेयर मार्केट में या बैंक में जो सेविंग अपनी कर रखी थी, पॉलिसीज़ जो ले रखी थी पैसे की, जब पैसे की वैल्यू कम हो गई तो जाहिर सी बात है कि वो भी कम हो जाएगा, है ना. डिमिनिस्ड मतलब होता है वैल्यू कम हो जाना. क्योंकि करेंसी की वैल्यू कम हो गई तो इसलिए लोगों ने उनकी जो सेविंग्स थी उसकी भी वैल्यू कम हो गई. फिर है बिजनेस गॉट ruined. फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइस अफेक्टेड peasantry. यानी बिजनेस जो था वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया. एग्रीकल्चरल कंडीशन की कीमत भी घटती गई. द पीपल हु बिलोंग्स टू पीजेंट क्लास वेर डिस्टर्ब सो मच. है ना, जो लोग पीजेंट क्लास यानी किसान थे या किसान वर्ग से जुड़े थे उनकी कंडीशन और ख़राब हो गई. फिर है फीलिंग ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन टू बिकम इम्पावरिज्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास. अब ये क्या है देखो, मीन्स लोगों के स्टेटस में डाउनफॉल होता है. मतलब ड्यू टू बैड इकोनॉमी द पीपल शिफ्टेड फ्रॉम मिडिल क्लास टू वर्किंग क्लास. वो लोग जो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते थे उनका स्टेटस जो है वो इतना गिर जाता है पैसे के कारण कि वो वर्किंग क्लास की कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना. मतलब लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो डाउन हो जाता है. Now, what was the result of this problem? The people were angry with the government and used to protest. लोग सरकार से, वहाँ की जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी उससे बेहद नाराज़ हो जाते हैं और वो क्या चाहते हैं, वो प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं. They wanted to bring change in political or economical condition of Germany. We had seen that how was the depression badly affected the German society and economics. Because of that, several changes had been occurred in field of political and social status of Germany. लोग एकदम फेडअप हो जाते हैं, बोलते हैं सरकार को हटाओ, दूसरी चीज़ें कुछ लाओ, कुछ ऐसा ढूंढो जो हमारे लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस से हमें बाहर निकाले, है ना. फिर है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन हैड चेंज्ड द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ जर्मनी. कैसे, हाउ? देखो, द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर और कंडीशन ऑफ जर्मनी हैड बीन चेंज्ड ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन. पीपल वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट सो दे वांटेड टू चेंज दैट. लोग सरकार से बिल्कुल खुश नहीं थे, भाई सरकार क्या कर रही है हमारे लिए, क्यों हमें इस आर्थिक संकट से बाहर नहीं निकाल रही. लोग क्या करते हैं, चेंजेस चाहते हैं, है ना. अब कैसे? वेमार रिपब्लिक सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एंड हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स. देखो, people hated या कह सकते हैं people didn't like Weimar Republic because this had some inherent defects. Weimar Republic तो कुछ कर ही नहीं रही थी ना, वो फेल हो रही थी पूरी तरीके से वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में, तो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे, वो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पा रही थी. और कारण क्या था कि वेमार रिपब्लिक में कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स है. आप ध्यान से इसको सुनिएगा, इनहेरेंट डिफेक्ट्स के बारे में वेमार रिपब्लिक के क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है. व्हाट वेर द इनहेरेंट डिफेक्ट्स ऑफ वेमार रिपब्लिक. तो क्या था, वेमार रिपब्लिक वॉज फेल टू फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू ओवरकम द इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिकॉज द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट. क्योंकि वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जो संविधान बना हुआ था इनका, उसमें कुछ डिफेक्ट थे. इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि क्या इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे. तो अब मैं आपको वही बताने जा रही हूँ. देखो, पहला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. नो पार्टी कैन अचीव मेजॉरिटी. ऑलवेज रूल बाय कोलेशन. देखो, जर्मनी में सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ की पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के लिए था. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज ऑफ दैट नो द पार्टी विन विथ मेजॉरिटी ऑफ कोलेशन गवर्नमेंट यूज टू फॉर्म. ड्यू टू दैट देयर वॉज डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अक्सर वहाँ पे क्या था भाई, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, जिसके कारण जो है कोई एक पार्टी जो है मेजॉरिटी में आ ही नहीं पा रही थी, और जिसके कारण कोलेशन गवर्नमेंट बनती है, यानी मिली जुली सरकार. मिली जुली सरकार का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो डिले, यानी कोई क्विक डिसीजन ही नहीं हो पाता,
है ना। मिलीजुली सरकार में बैलेंस बनाना बड़ा टफ काम होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, एंड देयर वेर चांसेस ऑफ री इलेक्शन, और इसीलिए लोग कई बार री इलेक्शन की डिमांड कर देते हैं। तो ये क्राइसिस तो वहाँ थी ही, ठीक है। वेमार रिपब्लिक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही थी। फिर आर्टिकल 48 यानी गिव प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। ये क्या है आर्टिकल 48? देखिए, इन जर्मनी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48 द प्रेसिडेंट हैड पावर टू इम्पोज इमरजेंसी एंड सीज्ड द सिविल राइट ऑफ द पीपल। आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को ये पावर था कि वो जब चाहे, जब उसको लगता हो कि इमरजेंसी है, तो वो देश में इमरजेंसी लगा करके सिविल राइट यानी लोगों को जो अधिकार मिले हैं उसको सीज कर ले, है ना, और रूल ऑफ डिक्री ले आए। रूल ऑफ डिक्री मतलब क्या होता है कि पेपर पर लिख दिया प्रेसिडेंट ने तो बस वो रूल बन गया और किसी के सिग्नेचर की उस पर कोई डिबेट डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं है। इसको रूल ऑफ डिक्री कहते हैं। दिस वॉज एक्चुअली द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड ऑल दीज प्रूव्ड दैट वेमार रिपब्लिक वॉज अ फेल्योर। इन सारे ही मुद्दों पे वेमार रिपब्लिक आप देखिए फेल होती नज़र आ रही थी, चाहे वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मामला हो या आर्टिकल 48 का, है ना। पावर सेंट्रलाइजेशन हो रहा था ना प्रेसिडेंट के हाथ में। देयर वॉज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता थी। नाउ लेट्स समराइज व्हाट आई टॉट यू टिल नाउ। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब मैं थोड़ा सा उसको समराइज कर दूँ। देखो, we had seen that what was the impact of economic crisis on Germany. क्या प्रभाव पड़ता है economic crisis का जर्मनी पे? People were not satisfied with government, so they wanted to had some changes. We had seen that Weimar Constitution, which was being governed by Weimar Republic, seemed to offer no solution due to its inherent defects. Which kind of defects? Like proportional representation, Article 48. Therefore, we can say that there is a vulnerability of dictatorship. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ डिक्टेटरशिप को पनपने के पूरे चांसेस जो थे वो दिख रहे थे, है ना। ऑल दिस कंडीशन क्रिएट अ बैकग्राउंड टू डिक्टेटरशिप। पीपल हैड लॉस्ट देयर फेथ इन डेमोक्रेसी। लोगों का प्रजातंत्र से, डेमोक्रेसी से विश्वास उठता जा रहा था और अब वो कुछ दूसरा सॉल्यूशन चाह रहे थे। Look at the last point. At the same time, people lost confidence in democratic parliamentary system. मतलब लोगों का डेमोक्रेसी से भरोसा एकदम उठ गया था। और इन दिस वे वी हैड डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। वी हैड सीन दैट ऑल द प्रॉब्लम्स वाज ओनली बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पास जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी उसके कारण हुई थी। The political atmosphere was completely changed there and it bring the economic crisis also. क्योंकि राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ इसलिए आर्थिक संकट भी आया, है ना। People started to protest against government and they lost the faith in democratic parliamentary system and it makes the fertile ground to rise of Hitler और कह सकते हैं dictatorship, है ना। लोगों का डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट से प्रजातांत्रिक तरीके से बिल्कुल भरोसा उठ गया। उन्होंने कहा वेमार रिपब्लिक ने अब तक किया ही क्या है ना। कोई सॉल्यूशन वो नहीं निकाल पा रहा है चीज़ों का, कोई अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा है ना। और ये सारी स्थितियाँ मिलकर के हिटलर को और उसके डिक्टेटरशिप को पनपने में पूरी मदद करती हैं, एक तरीके से बैकग्राउंड का काम करती हैं, एक फर्टाइल ग्राउंड का काम करती हैं। तो वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो दैट हाउ हैड हिटलर बिकम पावरफुल. And the discussion of our topic will be Hitler's rise to power, but that will be in two parts, part 1 and part 2. Till then, stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my video. Don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.